अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज देखी बाइनोमियल कोफिशिएंट की, उसमें जो भी एग्जांपल हम लोगों ने किए लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने देखा कि NC0 NC1 NC2 के साथ कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई में थे, जैसे कि 3 NC0 प्लस 7 NC2 प्लस 11 NC3 सॉरी 1 एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ एग्जांपल हमने अभी किए। अभी जो एग्जांपल थे उसके अंदर यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में थे, तो उसको किस तरह से करते हैं वो हमने अभी बात की। कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी, उनका यूज करके हम उन एग्जांपल्स को कर सकते हैं। मगर अब हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा और हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ सीरीज C0 या NC0 NC2 प्लस NC1 NC3 प्लस NC2 NC4 and so on up to NCN minus 2 NC0। सॉरी, लास्ट में यहाँ पे NCN और यहाँ पे NCN minus 2। ये एक सीरीज है, हमें कहा जाए इसका सम फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। अब इस टाइप के जो एग्जांपल मिलते हैं उसमें जनरली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में जो आपको दिए जाएंगे, दो दो बाइनोमियल का जो कोफिशिएंट्स है उनका प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ खासियत होगी। तो ये होगा कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज हैं, इनका सम या इनका डिफरेंस कोई एक चीज कांस्टेंट दी जाएगी। जैसे आप यहाँ देखें तो r की जो वैल्यूज है यहाँ पे उनका डिफरेंस देखो तो 2 माइनस 0, और यहाँ पे देखो तो 3 माइनस 1, और यहाँ पर देखें तो 4 माइनस 2, और इसी तरह से लास्ट वाले में देखो तो n माइनस n माइनस 2। इन सब की वैल्यू सेम है, दैट इज 2। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो दो दो मल्टीप्लाई में होंगे, उनमें यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी r की, उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, या ये भी हो सकता है कि सम कांस्टेंट हो। सम कांस्टेंट और डिफरेंस कांस्टेंट वाली सीरीज आपस में एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए सीरीज का सम ढूंढिए, मैं इसी सीरीज को जिसमें यहाँ पे देखिए नीचे जो वैल्यूज है हमारे पास r की, उन दोनों का अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम आसानी से इसको सम कांस्टेंट में बदल सकते हैं। कैसे? इसमें देखिए NC0 मैं एज इट इज रख लूँ फर्स्ट टर्म, और NC2 जो है इसे मैं लिख दूँ NCN माइनस 2। सेकेंड वाले को देखिए हम लिख सकते हैं NC1 एज इट इज, और NC3 को मैं लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी NCN माइनस 3। इसी तरह से थर्ड वाले को देखिए NC2 एज इट इज रखूँ, और इसे मैं NCN माइनस 4 लिख दूँ। और इसी ऑर्डर में अगर चलते जाएं तो लास्ट वाला जो हमारा टर्म है उसको देखिए मैं लिख सकता हूँ NCN माइनस 2 एज इट इज, और NCN को NC0। अब देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, मगर अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में जो डिफरेंस है, सॉरी पहले डिफरेंस कांस्टेंट था, अब इनका सम कांस्टेंट हो गया। 0 प्लस n माइनस 2 हमारा n माइनस 2 होगा। इन दोनों का सम देखिए 1 प्लस n माइनस 3, ये भी n माइनस 2 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 4 देखेंगे तो ये भी n माइनस 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंस कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन से सम कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं। n माइनस 2 प्लस 0 सबका सम देखिए n माइनस 2 आ रहा है। तो ये तो सिंपल है कि जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज है वही सेम सीरीज सेकंड वाली है, तो फर्स्ट का सम ढूंढना है या सेकंड का सम ढूंढना है, एक ही बात है। तो अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन दिए जाए दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के साथ, जिसमें नीचे सम या डिफरेंस को ये भी एक चीज कांस्टेंट होगी, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। इस सीरीज का जो सम है इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या है देखिए, अगर आपको इस तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट दो दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऊपर देखिए इसमें दोनों में जब डिफरेंस कांस्टेंट था, आप उसको सबसे पहले सम कांस्टेंट में बदल लीजिए। वैसे तो सीधा डिफरेंस कांस्टेंट वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाता, मगर सम कांस्टेंट वाले में कन्वर्ट करने से थोड़ा आसानी होती है करने में। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, अगर यहाँ पे r की वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट है, उसको जैसे मैंने अभी किया, उनका जो सम है
उसको कांस्टेंट बना लीजिए। ये सम कांस्टेंट बनाने का फायदे दो होंगे। एक तो जो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ उसमें भी थोड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो तो तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे सम कांस्टेंट है। तो चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। जब आपको यहाँ पे सारी टर्म प्लस में दे रखी है और हमें सम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको दो एक्सपेंशन लिखने होंगे। वो एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे देखिए। पहला एक्सपेंशन लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स पावर एन, दूसरा भी लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स पावर एन। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, किस तरह से डिसाइड करने हैं ये एक्सपेंशन, वो देखिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सारी जो टर्म्स है उसके अंदर यहाँ पे देखिए ऊपर एन है दोनों में। फर्स्ट में भी एन, सेकंड में भी एन। अगर दोनों में एन है तो इस जगह जो दो एक्सपेंशन, दो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे उनका जो पावर है दोनों में एन लिया है यहाँ पे। ये भी हो सकता था कि आपको ये जो सीरीज दी जाए उसमें फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें ऊपर एन हो और सेकंड वाले में एम, यानी एन सी जीरो, एम सी टू, एन सी वन, एम सी थ्री, इस तरह से हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, दोनों में फर्स्ट वाले में से एक के अंदर ऊपर पावर एन लेनी है और दूसरे के अंदर पावर एम लेनी है। ये जो पावर है ये यहाँ से डिसाइड होती है। जो दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है इसकी पावर क्या है वो यहाँ से डिसाइड होकर इसकी पावर चुनी जाती है। दूसरी बात, अगर यहाँ सीरीज में सारी की सारी टर्म प्लस साइन के साथ है, पॉजिटिव है, सबका सम हो रहा है, तो यहाँ बीच में प्लस लेना है दोनों जगह पे। ये भी हो सकता है कि यही सीरीज आपको मिले, मैं दोबारा भी इस एग्जांपल को करवाऊंगा और उसमें मैं यहाँ पे सम जो है टर्म्स का अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लूंगा। अगर टर्म्स का सम यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हो तो उस केस में आप एक में 1 प्लस एक्स और एक में 1 माइनस एक्स लेंगे। वो आपकी इच्छा है, पहले वाले में प्लस दूसरे वाले में माइनस, या पहले वाले में माइनस दूसरे वाले में प्लस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे मेरे पास देखिए सारी टर्म प्लस में, इसलिए मैंने अंदर दोनों जगह 1 प्लस एक्स लिखा। दूसरी बात, दोनों में ऊपर पावर एन थी, सॉरी ऊपर एन एन था दोनों में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में, तो इस जगह दोनों जगह पर मैंने एन लिख दिया। अब अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो देखिए यहाँ पे मुझे मिलेगा, इसको एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लिखता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। तो देखिए हमारा जो एक्सपेंशन था, पहला भी मैंने लिखा 1 प्लस एक्स पावर एन और दूसरा भी 1 प्लस एक्स पावर एन लिखा। अब अगर मैं इन दोनों एक्सपेंशन को खोल के लिखूं तो दोनों सेम ही है। एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, इसी तरह से एन सी एन इंटू एक्स पावर एन, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन है। इंटू मल्टीप्लाई में इसका दूसरा एक्सपेंशन जो है वो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। चलिए दूसरे एक्सपेंशन में यही होगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, और ये भी वही सेम एन सी एन तक जाएगा, एक्स पावर एन। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म हमें ढूंढनी थी, जो सीरीज हमें फाइंड आउट करनी थी, उसको एक बार देखते हैं कि वो क्या थी। हमारी सीरीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो मैंने लिखी थी एन सी जीरो एन सी एन माइनस टू प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस थ्री प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस फोर एंड सो ऑन अप टू लास्ट में एन सी एन माइनस टू एन सी एन माइनस टू एन सी जीरो, ये था। अब इस सीरीज को जो हमने फाइंड आउट करना है इसको ध्यान से देखिए कि ये कहाँ से आई है। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में दो एक्सपेंशन जो मैंने खोल के लिखे हैं, जब मैं इनकी सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, पहले एक्सपेंशन में भी n प्लस वन टर्म्स है, दूसरे एक्सपेंशन में भी n प्लस वन टर्म्स है। जब हम इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एन सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन सी जीरो इंटू एन सी वन एक्स इसके साथ। इसी तरह से इसके फर्स्ट वाले एक्सपेंशन की सारी टर्म दूसरे वाले एक्सपेंशन की सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। वो जो मल्टीप्लाई होंगी तो ये चीज देखो आपको क्या दे रही है, ये कहाँ से आएगी। पहले वाली टर्म को देखो, इसमें है एन सी जीरो इंटू एन सी टू, मतलब फर्स्ट वाले में से आप एन सी जीरो वाली टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, इस सेकंड वाले में एन सी एन माइनस टू वाली टर्म के साथ।
इसके अंदर जो एन सी एन माइनस टू वाली टर्म होगी उसके साथ एक्स की पावर होगी एन माइनस टू। जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इस वाली टर्म के साथ तो ये चीज दिखेगी, मगर इसके साथ आपको एक्स की पावर भी मिलेगी, वो होगी एन माइनस टू। इसमें फर्स्ट वाले में इसमें एक्स की पावर जीरो है और इसमें एक्स की पावर एन माइनस टू है, तो ये एन सी जीरो और ये एन सी एन माइनस टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ये टर्म के साथ एक्स की पावर एन माइनस टू मिलेगा। इसी तरह से फिर इस एन सी वन वाली टर्म को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एन सी वन और एन सी एन माइनस थ्री है। ये जो टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे पीछे वाली टर्म के साथ एन सी एन माइनस थ्री और यहाँ पर एक्स की पावर होगी एन माइनस थ्री। जब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इधर से एन सी वन वाली और इधर से एन सी एन माइनस थ्री वाली, तो ये मिलेगा। मगर इसके साथ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर एन माइनस थ्री और इनटू वहां से एक्स आएगा तो वही सेम एक्स की पावर एन माइनस टू हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो टर्म है ये भी एक्स पावर एन माइनस टू के साथ ही आएगा। इसी तरह से सेम जब ये एन सी टू और इसमें से एन सी यहाँ पे एन माइनस फोर था, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, इसमें जो एन सी एन माइनस फोर होगा उसके साथ एक्स की पावर भी एन माइनस फोर होगी। जब ये एक्स स्क्र वाली टर्म इस एन सी एन माइनस फोर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें भी देखिए एक्स स्क्र और एक्स की पावर एन माइनस फोर मल्टीप्लाई करने पर एक्स की पावर एन माइनस टू ही आएगी। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका ये मीनिंग निकल रहा है जब मैं इन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जो दो एक्सपेंशन लिखे हैं इन दोनों एक्सपेंशन को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उनको मल्टीप्लाई करने पर ये जो सीरीज हमारे पास मिल रही है ये x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है। ये हमारा x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है। तो ये जो हमें टर्म सीरीज ढूंढनी है ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू। ये x पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है कहाँ से, फ्रॉम आर एच एस, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का मतलब ये दोनों एक्सपेंशन को जो मल्टीप्लाई किया खोलने के बाद ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड से x पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है। अब ये होगा किसके इक्वल, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये तो पता चल गया कि x पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये जो मल्टीप्लाई किया दो को एक्सपेंशन को लिख के ये राइट हैंड साइड है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है, और ये इक्वल कब है, ऑलवेज। ऑलवेज इक्वल का मतलब ये x की सभी वैल्यूज के लिए दोनों साइड सेम है, दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड हमेशा इक्वल है इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है वही x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट राइट साइड में होना चाहिए। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी के बारे में। अगर हमें इस तरह से रिलेशन दे दिया जाए ए नॉट एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू, जैसे लिख दो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू जीरो, और बोला जाए कि ये इट इज एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रू है, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये आइडेंटिटी तभी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में, जब ये कोफिशिएंट सारे के सारे ए वन ए टू ए थ्री ये सारे के सारे कोफिशिएंट जो है वो एक साथ जीरो हो जाए। अगर ये आइडेंटिटी है तो ये सारे कोफिशिएंट्स एक साथ जीरो होने चाहिए। ये आइडेंटिटी की एक शेप होती है, एक रूप होता है। इसी तरह से अगर मान लो ऐसे देने की बजाय इज इक्वल टू जीरो देने की बजाय ऐसे दे दिया जाए ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू दिया जाए मान लो बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्र b2 x square and so on up to bm x पावर m bm x पावर m इस तरह से दिया जाए और ये बोला जाए कि ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी तभी होगी जब दोनों तरफ सेम x की पावर के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे, मतलब इधर कांस्टेंट टर्म
और वहां से राइट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म भी जीरो, वो इक्वल होनी चाहिए। x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट b1 ये इक्वल होना चाहिए। a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b2 एंड सो ऑन। अगर ये पावर डिफरेंट है तो फिर इक्वेट कैसे करेंगे? मान लेता हूँ कि n की वैल्यू है सपोज करो 10 और m की वैल्यू है 12, मतलब इसमें a10 x पावर 10 तक आएगा, और इसमें मान लेते हैं n की वैल्यू मैंने 12 ली है, इसका मतलब मान लेता हूँ यहाँ पे b12 तक आ रहा है, तो b10 x पावर 10 मिलेगा। यहाँ पे इसको सही करके लिख लेता हूँ। अगर मान लेते हैं कि दोनों सेम है फिर तो सीधी सी बात है a10 इज इक्वल टू b10 लिख के बात खत्म हो जाएगी। अगर दोनों में पावर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर b10 x पावर 10 उसके बाद भी टर्म मिल रही है, मान लो b11 x पावर 11 और b12 x पावर 12 यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब होगा अभी a10 तो b10 के इक्वल हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक बात सेम हो गई, सभी सेम पावर के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब इधर x पावर 11 वाली टर्म नहीं है और यहाँ पर x पावर 11 का कोफिशिएंट है b1, इसका मतलब x पावर 11 का कोफिशिएंट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, मतलब b11 जीरो होना चाहिए। सिमिलरली b12 भी जीरो हो जाएगा। ये दोनों अगर इक्वल है, ये आइडेंटिटी है, ये x की सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है, तो इस तरह से फिर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अब इसका यूज अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एग्जांपल की बात कर रहे थे, ये अगर हमें दिया हुआ इक्वल है, इक्वल हमेशा है x की किसी पर्टिकुलर या कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, ये x की सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है। इसका मतलब ये जो वैल्यू सीरीज हमने ढूंढनी है x पावर n-2 का कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड से, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए इसके x की सेम पावर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा। x की x की पावर n-2 का कोफिशिएंट ढूंढो लेफ्ट हैंड साइड से, वो इस सीरीज का सम होगा। तो चलिए x पावर n-2 का कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ से ढूंढना चाहूँ तो देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 प्लस एक्स पावर n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n। अब अगर यहाँ पे इसको इकट्ठा करके लिखना चाहो तो 1 प्लस एक्स पावर 2n ये बन जाएगा, और इसको अगर आप समीशन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समीशन r फ्रॉम 0 टू 2n सी r एंड x पावर r। तो देखिए यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर r कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। ये x पावर r का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये है हमारा 2n CR हमारा x की पावर r का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड से। मगर हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना था? हमें ढूंढना था x की पावर n-2 का। तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे अगर x पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो मैं r को 1 रख दूंगा, 2nc1 आंसर होगा। अगर मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो मैं r की वैल्यू यहाँ 5 रख दूंगा, यानी 2nc5 x पावर 5 का कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से मुझे x की पावर n-2 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम r की वैल्यू यहाँ पे n-2 रख देते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2nc(n-2)। तो ये देखिए ये x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड से, और ये जो सीरीज दे रखी थी हमें nc0 nc(n-2) प्लस nc1 nc(n-3) प्लस nc2 nc(n-4) एंड सो ऑन अप टू लास्ट में था हमारा nc(n-2) nc0। ये हमारा जो सीरीज था ये x की पावर n-2 का कोफिशिएंट था फ्रॉम राइट हैंड साइड, और ये जो हमने ढूंढा है ये x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब इस दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो इससे मुझे देखिए इस सीरीज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे, और इसको 2nc(n-2) को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2nc(n+2)। ये कैसे आया? ये कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी हमने प्रॉपर्टी यूज की है, ncr को हम ncn-r लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो 2nc(n-2) है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2nc
यहाँ पे 2n माइनस n माइनस टू, तो यही आ जाएगा n प्लस टू, यही चीज आ जाएगी। तो आंसर आपका फर्स्ट वाला फॉर्म में, यानी कि एन सी 2nCn माइनस टू भी दिया जा सकता है और 2nCn प्लस टू भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल को करने का एक मेथड है। दोबारा चेक कर ले, एक बार स्टार्टिंग से देख लें क्या किया है हमने। जब हमें कहा जाए इस टाइप की सीरीज जिसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, उस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। और इस सीरीज में यहाँ पे जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है हर एक टर्म में, उनमें जो आर की वैल्यू का डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट दिया है या सम कांस्टेंट दिया है तब ये मेथड यूज करते हैं। अगर डिफरेंस कांस्टेंट दिया है तो आप उसको सम कांस्टेंट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ये करने से थोड़ा काम आसान होता है। अगर हम इसका सम कांस्टेंट कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें करने का तरीका एक ये है कि दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनका प्रोडक्ट सेम, जिनका प्रोडक्ट दिया उसमें एक एक जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज रख लो। जैसे NC0 हमने एज इट इज रखा, NC1 एज इट इज रखा, NC2, और दूसरे वाले को चेंज कर लिया प्रॉपर्टी यूज करके, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। इससे जो सीरीज थी जिसमें आर की वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट था, उसमें वो सम कांस्टेंट में बदल जाएगा। ये बदलने जाने के बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए दो एक्सपेंशन लिखने हैं अपनी तरफ से। वो एक्सपेंशन दो जो होंगे वो मल्टीप्लाई में होंगे, और वो इस कैसे डिसाइड होंगे, उसमें यहाँ पर जो पावर है वो इस तरह से डिसाइड होगी, अगर दोनों में ऊपर n है तो यहाँ पे दोनों में पावर n ली जाएगी। अगर फर्स्ट वाले में ऊपर n और सेकंड वाले में m चल रहा है पूरी सीरीज में, तो फर्स्ट वाले में m और n और सेकंड वाले में m लिखा जाएगा। अब इस एग्जांपल में दोनों में सेम था तो इसलिए मैंने दोनों में यहाँ पे n लिखा। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे दोनों 1 प्लस एक्स या फिर एक 1 प्लस एक्स और एक 1 माइनस एक्स आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड करने के लिए देखिए, अगर सारी टर्म्स प्लस में दे रखी हैं तो दोनों में प्लस यूज होगा, और अगर अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगी तो उस केस में एक में प्लस और एक में माइनस यूज होगा। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव साइन के साथ थी तो हमने जो एक्सपेंशन लिए वो लिए दोनों के दोनों 1 प्लस एक्स पावर n। ये दोनों एक्सपेंशन लेने के बाद हमने इनको राइट हैंड साइड में खोल के लिखा, और खोल के लिखने के बाद हमने ये देखना है कि जो हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है, जब हमने जो आर की वैल्यूज का सम सेम बना लिया है, ये लिखा होने के बाद, आप इस तरह से लिखने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास दो दो का प्रोडक्ट आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में एक्स की किस पावर का कोफिशिएंट होगा। और वो श्योर है, जब आप इसको सम को कांस्टेंट बना लेंगे तो जितना ये सम आएगा ये एक्स की उतनी ही पावर का कोफिशिएंट होगा इन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद, जो हमने राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर ये जो सम था इन दोनों का n-2 आ रहा आर की वैल्यूज का इन सब में, तो ये एक्चुअल में x की पावर n-2 का ही कोफिशिएंट बनेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो सिंपल सा काम है, हमें x की पावर n-2 का ही कोफिशिएंट ढूंढना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हमने x की पावर n-2 का जो कोफिशिएंट है वो ढूंढ लिया, और वो हमें इस सीरीज का सम मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, पहला तरीका है। उसके लिए बीच में सारी टर्म प्लस हो चाहे माइनस हो, इसी तरीके से होंगी। मगर अभी मैं जो दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको रिजल्ट को करने का सीधा सीधा तरीका भी बता रहा हूँ। वो तरीका तभी एप्लीकेबल होगा, पहली बात यह सारी टर्म प्लस में हो। अगर ये टर्म अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ है तो ये मेथड नंबर 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा आर की वैल्यूज का, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो सम कांस्टेंट में आर की वैल्यूज का सम कांस्टेंट में आसानी से बदला जा सकता है, जैसे अभी हमने किया। अब इसको करने का मेथड देखिए, मेथड नंबर 2। एक तो रट्टा लगाना है, तो सीधी सी बात है, मान लो मुझे यहाँ पे NC0 NC2 n-2 प्लस NC1 NC n-3 इस तरह से दे रखा है, NC n-2 NC0। तो आप इसका सीधा सीधा रट्टा लगा के आंसर याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये सारी फिजिबल जो भी पॉसिबल टर्म्स हैं, आर की वैल्यूज जिनका डिफरेंस
n-2 है यहाँ पे, सॉरी सम इनका n-2 है। ये सारी की सारी जितने भी पॉसिबल टर्म्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इन दोनों का सम भी देखो कांस्टेंट है 2n, और इन दोनों का सम भी कांस्टेंट है n-2। तो इसका लिए सिंपल सा फार्मूला हो गया, इन दोनों का सम कर दो n प्लस n ऊपर, और नीचे इन दोनों का सम कर दो n-2 प्लस 0। यानी इसका सम आप सीधा लिख सकते हो n प्लस n यहाँ पे c n-2 प्लस 0, या n-2 जो सम था ये लिख के देखिए, फाइनल आंसर हम सीधा लिख सकते हैं 2nc n-2। ये तो रट्टा लगाना है कि किस तरह से लिखा जाएगा, क्यों आएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं एक और तरीके से बताऊंगा अभी आपको। जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए 10c0 और 15c 8 प्लस 10c1 15c7 10c2 15c6 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में 10c8 एंड 15c0। अगर मुझे इस सीरीज का सम लिखना है तो मैं सीधा सीधा आंसर बता सकता हूँ। इसका सम क्या होगा, ऊपर इन दोनों वैल्यूज का सम कर लो, देखो सब में सेम आ रहा है 15 15 15, और यहाँ पर इनका सम देख लो फिक्स आ रहा है 8। इसका मतलब इस और इसमें जो भी पॉसिबल टर्म्स है सारी आ चुकी हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। 10c0 15c8 से स्टार्ट होके 10c8 15c0 तक जो भी पॉसिबल टर्म्स थी 9 की 9 टर्म यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका सम हो जाएगा सीधा सीधा 15 प्लस 10 दैट इज 25 सी, इन दोनों का सम करोगे तो 8। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब ये कैसे आएगा इसका समझने का एक और तरीका भी ले सकते हो। जैसे इसी एग्जांपल को समझना है मुझे, तो इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर उसका यूज हम इसमें करेंगे। देखिए एनसीआर, एनसीआर क्या चीज होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट, या चूज भी लिख सकते हैं, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन n distinct objects, n distinct objects। अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ, तो इस काम को करने के तरीके होते हैं 10 NCR। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 15 प्लेयर्स दे दिए जाएं और कहा जाए क्रिकेट टीम सेलेक्ट करो 11 प्लेयर की, तो आप कितने डिफरेंट वे से क्रिकेट टीम चुन सकते हो, उसको पता करने के वो जितने भी पॉसिबल वेज होंगे उसके लिए फार्मूला होता है NCR। 15 से 11 वे से आप 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर चुन सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास चुनने का सीधा सीधा रूल होता है। मगर ये रूल तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हो, उसमें से आर चुनने हैं तो हम इतने तरीके से इस तरह से चुन सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये कह दें कि ये जो एग्जांपल जो हमने किया था अभी प्रीवियस पेज पे, ये वाला जो एग्जांपल है इसका सम ये कैसे आए, इसको समझने के लिए कैसे ले सकते हैं कि मान लेता हूँ कि एक क्लास है आपकी, उसके अंदर 10 बॉयज है और 15 गर्ल्स है, और टीचर को क्या करना है, इन 15 प्लस 10 यानी 25 स्टूडेंट में से उसको किसी काम के लिए 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। 15 टोटल स्टूडेंट है, उसको 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो वो ये काम वो कितने तरीके से कर सकता है, अगर कोई बाउंडेशन कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी है, तो ये काम वो सिंपल सा तरीका है 25 में से 8 लोग चुनने हैं उसको, तो 25 से 8 वे से चुन सकता है। कितने भी लड़के चुने, कितने भी लड़कियों को सिलेक्ट करे, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये काम वो 25 से 8 वे से कर सकता है। बट अगर उसको यही काम केसेस बना के करना हो, मान लो 10 बॉयज और 8 गर्ल्स में से, सॉरी 15 गर्ल्स में से, अगर उसको यही काम केसेस बना के करना है तो कितने तरीके से कर सकता है। बॉयज 10 है और 15 गर्ल्स है, तो ये हो सकता है कि वो 0 बॉयज चुन ले और 8 गर्ल्स को चुन ले।
तो ये काम करने के तरीके होंगे 10C0 इंटू 15C8। इंटू इसलिए किया क्योंकि दोनों काम करने हैं, हमने ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। जब दोनों काम करने हो तो उसके नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई किया जाता है। जब दोनों में से कोई एक काम करना है, ये काम करो या फिर ये, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 में से अगर मुझे 0 बॉय और एक गर्ल चुनना है तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि एक बॉय को और 7 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा, 10C1 एंड 15C7। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 2 बॉयज और 6 गर्ल्स को सिलेक्ट कर ले तो इसके तरीके हो जाएंगे 10C2 इंटू 15C6। और इसी तरह से चलते जाएं तो लास्ट केस ये बन सकता है कि 8 बॉयज और 0 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाए। तो इसको करने के तरीके हो जाएंगे 10C8, यहाँ पे 2 था, 10C8 15C0। अब ये जो भी पॉसिबल वेज है, या तो काम इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से, या मतलब और इंग्लिश वाला, हिंदी वाला या। तो जब ये काम करना है या फिर ये करना है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम। तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो वो वही नंबर ऑफ वेज होंगे जो हमने सीधा किया था। मतलब अगर मैं इन सभी तरीकों को ऐड कर लूं, 10C0 15C8 प्लस 10C1 15C7 एंड सो ऑन अप टू लास्ट था 10C8 15C0। तो इन सभी का सम, ये जो नंबर ऑफ वेज है, और हम जो सीधा 25 में से 8 लोग चुन रहे थे, ये दोनों एक ही बात है। वहां पर भी वही काम कर रहे हो, केसेस बना के कर रहे हो, यहाँ पर हमने सीधा कर लिया। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि ये जो सम है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस टाइप के एग्जांपल्स को, जिसमें ऊपर दोनों का सम कांस्टेंट है n की वैल्यूज का, और नीचे इनका सम भी कांस्टेंट है, और सारी टर्म प्रेजेंट हो। सारी टर्म प्रेजेंट का क्या मतलब है, देखिए ये 10C0 यानी 0 बॉय 8 गर्ल्स, 1 बॉय 7 गर्ल्स एंड लास्ट में 8 बॉय 0 गर्ल, जितने भी पॉसिबल केस थे वो सारे के सारे केसेस यहाँ पे लिए हैं। तभी इन सब का सम मैं इस 25C8 के इक्वल लिख सकता हूँ। अगर कोई टर्म कम होगी, यानी सभी केसेस जो पॉसिबल है वो वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई एक टर्म या दो टर्म कम हो अगर, तो वो कम जो भी टर्म होगी वो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पहले पूरी करनी पड़ेगी, फिर ही हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ और ले लेता हूँ इसी तरह का। अगर हमें कहा जाए इसकी वैल्यू निकालिए, NC0 MC3 प्लस NC1 MC4 प्लस NC2 MC5 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में मैं ले लेता हूँ NC8 एंड MC11, और ये मेंशन कर दिया जाता है यहाँ पे। चलिए n और m दोनों 11 से बड़े हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इसका सम के लिए फार्मूला यूज करना है, तो पहली बात तो यहाँ पे इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है n और m का, मगर इन दोनों का सम नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, वो है 3। तो सबसे पहला काम होगा आपको इन दोनों का, नीचे वाली जो आर की वैल्यूज है उनका सम कांस्टेंट बनाना पड़ेगा इस रूल को यूज करने के लिए। वो बिल्कुल आसान है। उसके लिए देखिए NC0 एज इट इज रखो, और ये MC3 जो है इसे मैं लिख सकता हूँ MCm-3। इसी तरह से NC1 को मैं एज इट इज लिखूं और इसको लिख सकता हूँ मैं MCm-4 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट वाले को लिख सकता हूँ NC8 एज इट इज और MCm-11। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का सम तो कांस्टेंट पहले से ही था, वो तो अभी भी है n+m। अब ये जो r की वैल्यूज हैं इनका सम भी कांस्टेंट मिल गया हमें, वो है m-3। तो इसका फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n+m c m-3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप एक और वे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो n+m c n+m -m-3, या इससे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है n+m
सी, ये m से देखिए m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n+3। ये दोनों वैल्यू सेम है, चाहे फर्स्ट ये वाला आंसर लिखो चाहे सेकंड वाला, दोनों सेम होंगे। मगर ये वाला तरीका आपको बताया तभी यूज कर सकते हैं जब बीच में सारी टर्म प्लस में है। यहाँ पे सारी सीरीज के अंदर जो टर्म्स हैं वो प्लस में है, तब इसके लिए आप वो जो एक्सपेंशन वाला मेथड यूज करो या ना करो कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। बट अगर टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ है तो हम सीधा सीधा ये फार्मूला ये मेथड नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें उसी मेथड में जाना पड़ेगा जहां पर हमने अभी किया था, एक्सपेंशन लिखे थे, फिर उसके बाद एक्स की किस पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं।